हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट 21st नोटबुक। आप लोगों ने हर किसी ने ये सुना होगा कि एक 20th नोटबुक होता है जिसमें हम लोग अपने रिवीजन के नोट्स लिखते हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे हमें काम देता है रिवाइज करने के लिए। क्योंकि आप लोग एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो है वो 19 के 19, 15 के 15 बुक्स नहीं रिवाइज कर सकते। तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपने जब एमसीक्यूज दिया, आपने जब दूसरे टीचर्स से सुना, टीचर्स ने बोला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पहले आया है, तो आपने उन चीजों को, सारे चीजों को बुक में, उस नोटबुक में लिखा। लेकिन नॉर्मल सी बात है, अगर आप 20th नोटबुक भी बनाते हैं तो एक चैप्टर का या एक सब्जेक्ट का आपको कुछ नहीं तो कुछ 20 पेजेस तो लगेगा, 20 पेजेस पर सब्जेक्ट। अगर आपने सिर्फ 15 सब्जेक्ट का भी लिखा है तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 300 पेजेस तो होंगे। 300 पेजेस का तो आपका एक नोटबुक तो बनेगा ही बनेगा। और अगर कोई ऐसे 100 पेज का, 150 पेज का एक नोटबुक लिया तो आपके पास दो नोटबुक्स होंगे जो सिर्फ 20th नोटबुक के नाम पे रहेगा रिवाइज करने के लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, ऑब्वियसली वो बहुत सही है। आपके मॉरल को एक बूस्ट देता है कि चलो बस यही इतना ही 300 पेज है जिसमें मेरे सारे के सारे एफएमजी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखा हुआ है, तो आप उसको और इंटरेस्ट से पढ़ोगे। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जाम से 2 दिन पहले आपको फिर से वो चीज पढ़ना पड़े, इतना एंजाइटी, इतने प्रेशर में क्या आप उस चीज को पढ़ पाओगे? आपको वो भी चीज बड़ा लगेगा। आपको लगेगा कि यार इसके पीछे भी 300 पेजेस में अगर ढंग से एक पेज पे 1 मिनट भी दिया तो 300 पेज में 300 मिनट मतलब 5 घंटे। 5 घंटे सिर्फ रिवाइज करने में लगेगा। आपको लगेगा उस मोमेंट पे कुछ और पढ़ लेता, कुछ एमसीक्यूज कर लेता, या फिर यूट्यूब में तो आपको पता ही है उस मोमेंट पे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस आएंगे और आपको लगेगा कि वो भी देख लेता, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए। वो हर किसी को होता है, मुझे भी हुआ था। तो मैंने क्या किया, उस 20th नोटबुक का मैंने कोई 20th नोटबुक नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास जो मेरे बुक्स थे उसी बुक में मैंने ऐसे पेंसिल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा वो मैंने मार्क कर दिया। बट अभी क्या है कि ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये चीज, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो मैंने बनाया ये जो 3 पेज है, इस 3 पेज में पूरा का पूरा डरमा हो चुका है A to Z। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पेज में जो भी क्वेश्चंस है या इस पेज में जो भी चीजें लिखी हुई है वो डायरेक्टली एमसीक्यू आएंगे या डायरेक्टली ये सारे के सारे चीजें एफएमजी में आएगा और आप एफएमजी पास हो जाएगा, नहीं। बट इतने बड़े बुक को पढ़ने से अच्छा है कि अगर मैं 3 पेज पढ़ता और मेरे दिमाग में ये रहा कि ये 3 पेज में इतने हाई यील्ड चीजें हैं जो अगर मैंने पढ़ लिया तो एटलीस्ट कुछ नहीं कुछ तो मैं कॉन्फिडेंटली जा पाऊंगा डरमा का एग्जाम देने के लिए, एफएमजी का एग्जाम देने के लिए। उसमें डरमा के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इवन इफ आए भी थे। तो अब मेन बात उठती है कि इसको बनाना कब है और कैसे है। तो उस चीज के बारे में मैं आपको बताता। ये जो 3 पेज है, डरमा है इसलिए 3 पेज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्जरी में भी 3 पेज होगा, गायनी में भी 3 पेज होगा, नहीं। ऑब्वियसली उसमें 10 पेज 12 पेज जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि सर्जरी में 25 पेज में 20 पेज में आपका वो 20th नोटबुक में भी नहीं बनेगा, उसमें भी आपको कुछ नहीं कुछ तो 40 पेजेस लगेंगे एक सर्जरी का रिविजन नोट्स लिखने के लिए। क्योंकि सर्जरी के 2 बुक्स है, मेडिसिन के 2 बुक्स है प्रेप लैडर के। पहले हम बात करेंगे कि इस नोट्स को बनाना कब है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आप इस नोट्स को फर्स्ट रीडिंग में तो नहीं बना पाओगे। फर्स्ट रीडिंग में तो इवन इफ लगता है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें तो आप जो आपका 20th नोटबुक है आप उसको भी नहीं बना पाओगे। अगर आप फर्स्ट रीडिंग के बाद वो भी बनाने जाओगे तो उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे चीजें लिख दोगे जो जरूरी एक्चुअल में नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हाई यील्ड चाहिए, ताकि वो एक लास्ट मोमेंट पे हम ढंग से उन्हीं चीजों को पढ़ सके, फिर से एक बार रिवाइज कर सके। तो 20th नोटबुक के बारे में तेजस्विनी ने ऑलरेडी बोल दिया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट दूंगा। बट हाँ, ये जो 21st नोटबुक है इसके बारे में मैं बोलूंगा कि इसको कब बनाना है। ये आपको बनाना है जब आप अपना पहला रीडिंग कंप्लीट किए, आपने रिवीजन कंप्लीट किया, आपने एमसीक्यूज किए, आपने पीवाईक्यूज दिए। तो उसके बाद फिर जब आप सेकंड रीडिंग करोगे, और सेकंड रीडिंग का आपको टाइम मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो कि नहीं मिलता है, टाइम मिलता है। लोग 2 नहीं 3 4 बार रिवाइज करके जाते हैं। तो जब आप सेकंड रीडिंग करोगे इन चारों चीजों के बाद, तो ऑब्वियसली आपने पीवाईक्यू देखा है, आपने एमसीक्यू देखा है, आपने जीटी दिया है, आपने रिवाइज किया है, आपने फर्स्ट रीडिंग तो किया ही है। तो इतना चीज करने के बाद जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, जब आप थर्ड टाइम रिवाइज करोगे, उस मोमेंट पे जैसे ही आप कोई वर्ड पढ़ोगे ना, तो आपको फटाक से आएगा दिमाग में कि हाँ ये वाला पीवाईक्यू में था, ये वाला एमसीक्यू के बेस्ड में था, ये वाला जीटी में था, मेरा गलत हुआ था या फिर मेरा सही हुआ था।
वो आपको आएगा दिमाग में। इसका मतलब ये है कि वो वाला क्वेश्चन या वो वाला टॉपिक हाई यील्ड है, क्योंकि वो जीटी में भी आया था, पीवाईक्यू में भी आया था। तो आप क्या करोगे, उन चीजों को लिख लोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता, ये डर्मा का है, तो डर्मा में मैंने यहाँ पर उसके लेयर्स कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम लिख लिया है। उसके नीचे फिर कॉर्नियम का मैंने किया है, आउटर है, लूसिडम क्लियर है, ग्रैनुलोसम में ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसमें भी 2 है, किराटो है और ऑरलैंड है। फिर स्पाइनोसम, स्पाइन, डेस्मोसोम स्ट्रेंथ के लिए आता है, बेजल जो है उसमें मर्कल सेल होता है। उसके बाद फिर मैंने केराटिनोसाइट, ऑल लेयर, स्पाइनोसम, CD1A, CS100 क्योंकि उसमें होता है आपका लैंगरहैंस सेल। उसके बाद फिश लाइक में इक्थियोसिस वल्गारिस, फिर लीनियर IgA डिजीज में LD1, BPAG2, पेम्फिकस में मैंने स्किन लिखा है, रप्चर लिखा है, निकोल्स्की लिखा है, फिश नेट, टॉमस्टोन। फिर यहाँ सोरियासिस में मैंने अलग अलग कर दिया है, 4 दिन का होता है, पैप्यूल होता है, स्केल्स होता है, ऑस्पिड साइन होता है जो ब्लीडिंग होता है, फिर कॉर्नर फिनोमिना होता है, पिटिंग नेल्स होता है, ऑयल ड्रॉप होता है। उसके बाद फिर अगले पेज में यहाँ पर मैंने लाइकन प्लेनस का फिर ऐसे कर लिया, प्लूरेटिक होता है, पॉलीगोनल होता है, पैप्यूल होता है, पर्पल होता है। उसके बाद दूसरे में पिट्रियासिस वेसिकुलर में लिख दिया, डिफरेंट पिगमेंटेड होता है। उसका फिर डायग्नोसिस भी है, ट्रीटमेंट भी है, एजोल है, सेलेनियम है, फिर स्पेगेटी नूडल टाइप का होता है, हाइफे होता है, राउंड स्पोर होता है, KOH माउंट में। फिर वुड लैम्प में येलो दिखता है, मोस्ट कॉमन LL, UL, फेस, लोअर लिम, अपर लिम फेस, क्या एरिपेला या सेलुलाइटिस जो स्टाफ या स्ट्रेप से होता है, सब कुछ लिखा है। एक पेज में जितना भी है ना, मैक्सिमम जितने भी चीजें हैं वो सब लिखे हैं। दूसरे पेज में आया मल्टीपल पैप्यूल लीजन प्लस डर्माटोम, उसको क्या बोलते हैं, हर्पेस जोस्टर। फिर स्मोकर प्लस व्हाइटिश पैच अगर ओरल में रहा और पेनलेस रहा तो उसको ल्यूकोप्लिक किया। फिर यहाँ पर फार्मर प्लस स्वोलन फुट प्लस मल्टीपल साइनस पेनलेस माइसिटोमा, फार्मर प्लस लीनियर लीजन प्लस प्रिक इन रोज स्पाइरोथोरियासिस जो रोज गार्डन डिजीज होता है, कीरियन बॉगी टेंडन। फिर दूसरे में यहाँ पर लिखा मैंने इन्फ्लेमेशन इन नेल फोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, पेरानोकिया बोलते हैं। उसके बाद SSSS वो किसमें होता है, न्यूबॉर्न में होता है, क्यों होता है, पीलिंग ऑफ स्किल्स। फिर उसके बाद ये कहाँ है, तीसरा पेज, हाँ तीसरा पेज, इसमें टीनिया के बारे में, टीनिया कैपिटिस, ईचिंग होता है, स्केलिंग होता है, ब्लैक डॉट होता है, एलोपेशिया एरियोटा जो होता है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। उसके बाद फिर सूडोकोबनर जो होता है वो मोलुस्कम कंटेजियोसम और वॉट्स में दिखता है। कोबनर जो है वो LP में दिखता है, मतलब लेकेन प्लानस, वर्टिलिगो और सोरियासिस में दिखता है। उसके बाद फिर ये लेप्रा रिएक्शन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो भी है, ब्लीड ऑन टच, बीफी, ग्रेन्युलोस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूडोबल्बो, दोनों वानोसिस, सेफ्टी पिन अपीयरेंस दिखता है। तो ये क्या है कि 3 पेज में ना जितना भी डर्मा का है सब कुछ मैंने डाल दिया है। और ये मैंने तब नहीं डाला, फर्स्ट बार पढ़ के नहीं डाला, ऑब्वियसली फर्स्ट बार पढ़ा, रैपिड रिवीजन पढ़ा, MCQ सॉल्व किए, PYQs देखे, मतलब MCQ में जो PYQs होते हैं, GTs दिए, फिर से सेकंड रीडिंग किया। उसके बाद फिर यूट्यूब में जो LRR वगैरह आता है वो सब देखा, तो वो सब देखने से भी आइडिया आया कि टीचर कौन से चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है। फिर टीचर भी जो है वो क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर बताते, मतलब क्वेश्चन पढ़ते, एक्सप्लेन करते, आंसर बताते अलग अलग इसमें चैनल्स में। तो उनका देख देख के इतना समझ में आया कि हाँ ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है बार बार आ रहा है, टीचर्स भी वही बोल रहे हैं, अलग अलग चैनल्स में अलग अलग टीचर्स भी वही माइसिटोमा ही उठा रहे हैं, स्पोरियोथ्राइकोसिस भी उठा रहे हैं। उसके फिर ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं जो है इट्राकोनाजोल, जो KI, उसके बाद एस्ट्रॉइड बॉडी। फिर उसके बाद फिर कोई आया क्वेश्चन, इसमें बोगी स्वेलिंग है ऑन द स्कैल्प, तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियन। तो क्या बार बार देखने से समझ में आ गया। तो ये जो 3 पेज है ना, ये 1, 2, 3, ये 3 पेज में पूरा का पूरा डर्मा है। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे ना कि ये 3 पेज में आपको टेलीग्राम पे भेज देता, जैसे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, घंटा समझ नहीं आने वाला, लिख के देता घंटा समझ नहीं आने वाला। क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने जैसे ऐसे होता है ना, एक पेज में देखो ये दिख रहा है कैसे, यहाँ है, यहाँ कोने में, वो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया जैसा ही मेरे को लगा। मुझे पता है कहाँ लिखा हुआ है क्या, मैं पढ़ लूंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको खुद का बनाना पड़ेगा। खुद का अगर बनाया फिर देखोगे ना, फटाफट समझ में आएगा। तो ये वाला आप सोचो, ये 3 पेज मुझे पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा। चलो आधे घंटे में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चलो, जितने भी जो है PYQ टाइप के क्वेश्चंस हुए, जितने भी ये जो मोस्टली आते हैं क्वेश्चंस या जो भी हाई यील्ड चीजें हैं, वो मेरे दिमाग में आ गया है डर्मा का। तो ये मैं एग्जाम से अगर 2 दिन पहले भी पढ़ता हूँ तो आपको लगता है मैं भूल पाऊंगा? नहीं भूलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने खुद से अपने हाथों से लिखा तो वैसे ही याद हो गया। फिर ये चीज मैं कभी भी आधे घंटे 15 मिनट में धड़ाधड़ कभी भी पढ़ सकता हूँ। और जरूरी नहीं है एग्जाम से 2 दिन पहले ही पहली बार पढ़ूंगा, इससे पहले भी मैंने पढ़े होंगे, एग्जाम से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले भी मैं पढ़ूंगा।
आप लोग को भी ऐसा एक छोटा नोट्स है ना, वैसा एक नोट्स बनाना पड़ेगा। वो अगर बनाए ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एग्जाम से 15 दिन पहले कोई भी एंग्जाइटी कुछ नहीं आने वाला, आपको पता है। चलो ठीक है, एक दिन देना है, एक दिन भी नहीं, 5 घंटा देना है। 5 घंटे में मिनिमम तो आपके 6 या 7 सब्जेक्ट तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे पेपर्स में आप लिखोगे तो। मेरा सर्जरी का पेपर जो मुझे मिल नहीं रहा है वो कुछ 12 पेजेस में था। 12 पेजेस में पूरा का पूरा सर्जरी था। लेकिन वो मैंने कब बनाया था पता है? वो मैंने बनाया था जनवरी के कुछ फर्स्ट वीक में बनाया था, जब मैं सर्जरी का एक फाइनल रिवीजन कर रहा था। चलो लिख लेता, लिखा। वो एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने पढ़ा, 12 पेजेस पढ़ने में मेरे को कुछ 1 घंटा लगा। मेरा दिमाग एकदम कंफर्म, हाँ सर्जरी का मेरे हुआ है। उसके बाद फिर फार्मा में जैसे आप सोचो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ या इस्केमिक हार्ट डिजीज हुआ, जो भी कार्डियो वाला जो सेक्शन है फार्मा का, एक ही पेज में लिख लो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या क्या दवाई लगता है। और ऑब्वियसली जैसे आप एमसीक्यू देख रहे हो, पीवाईक्यू देख रहे हो, एलआरआर वगैरह जो भी है वो सब देख रहे हो, रैपिड रिवीजन देख रहे हो, तो टीचर्स भी उसमें बोलते हैं कि ये वाला आया था 2020 में आया था, 2018 में आया था। तो आपको समझ में आएगा कि बीटा ब्लॉकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा बीटा ब्लॉकर जो हर बार आया है या हर बार पूछा गया है या हर बार क्वेश्चन में देखा गया है, वो आपने बार बार एमसीक्यूज देख के जीडीज देख के ना आपके दिमाग में आ जाएगा कि बीटा ब्लॉकर आया तो मेटोप्रोलोल तो होगा, एस इनहिबिटर आया तो कैप्टोप्रिल तो होगा। तो एस इनहिबिटर में आप कैप्टोप्रिल लिखो या फिर डैश करके प्रिल कर दो, तो एटलीस्ट दिमाग में है कि कुछ भी प्रिल है तो एस है। प्रिल ही ना एस है, हाँ प्रिल में ही एस है। एआरबी जो है वो साटन है, हाँ तो वैसा। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्प हुआ हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आगे ऐसे वीडियोस और लाने की कोशिश करूंगा जिसमें आप लोगों को मोटिवेशन हो, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत तो है ही, मतलब ऑब्वियसली पढ़ने की तो जरूरत है, बट हमसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट एज ए सीनियर या फिर आप कह सकते हो कि हमने थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, तो वो अगर चीजें हम आपको बता सके और आपको आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल सके, थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन आराम से जा सके बिना टेंशन के, तो उस चीज में हमें खुशी मिलेगी। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।